हम लोगों ने लाइट चैप्टर में रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे उसी लाइट चैप्टर से हम लोगों को एक टॉपिक पढ़ना है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिससे रिलेटेड हमारा क्रिटिकल एंगल होगा। ये आपको टॉपिक लाइट चैप्टर में मिलेगा, क्लास 10th में भी और क्लास 12th में भी। तो हम दोनों को कंक्लूड करके एक साथ कुछ डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, जब हम लाइट को किसी भी डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में पास करते हैं तो उसमें क्या होगा, जो इंटरफेस होगा अगर वो ट्रांसपेरेंट हुआ तो लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में प्रोपेगेट कर जाता है, और इसी प्रोसेस को हम लोग रिफ्रैक्शन कहते हैं। जैसे यहाँ पे हमने एक डेंसर मीडियम लिया और एक रेयरर मीडियम लिया है, एंड व्हेन लाइट एंटर्स फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम, तो हमेशा इसमें क्या होगा, अपने स्ट्रेट लाइन से थोड़ा सा ये डेविएट हो जाता है, क्योंकि दोनों मीडियम में इसकी जो वेलासिटी होगी लाइट की वो अलग अलग हो जाती है। इसलिए थोड़ा सा ये नॉर्मल से बेंड हो जाएगा और नॉर्मल से दूर चला जाता है। इसलिए आपको यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कभी भी इक्वल नहीं मिलता, दोनों डिफरेंट होते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे जैसे आप इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाते जाओगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यहाँ पे चेंज होता जाएगा और ये भी बढ़ता जाएगा। मीन्स ये जो लाइन है ये थोड़ा सा और बेंट होगा ज्यादा और वाई की तरफ शिफ्ट होगा। तो अगर हम इसको एक फिगर से देखना चाहें तो आप यहाँ पे देखो, जैसे अगर हम यहाँ पे बिल्कुल एंगल नहीं रखते इंसिडेंट, इसको थ्रू द नॉर्मल अगर हम पास करते हैं, लाइट पासिस फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम थ्रू द नॉर्मल विदाउट एनी डेविएशन। लेकिन जैसे जैसे आप यहाँ पे एंगल को बढ़ाते जाते हो तो यहाँ पे क्या होता है, जो रे ऑफ लाइट रिफ्रैक्ट होता है वो ज्यादा डेविएट होता है फ्रॉम द नॉर्मल। तो ऐसा एक आपको एंगल मिलेगा जिस एंगल पे इसका डेविएशन ठीक 90 डिग्री पे हो जाता है। मीन्स एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम 90 डिग्री। और जब 90 डिग्री रिफ्रैक्शन एंगल होगा तो उस कंडीशन में जो रिफ्रैक्टेड रे होता है वो थ्रू द इंटरफेस पास हो जाता है। तो ये जो एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसपे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपको 90 डिग्री मिल जाता है, उसी एंगल को हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। तो क्रिटिकल एंगल इज व्हाट, इट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस व्हेन द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम 90 डिग्री। अब हम लोग स्नेल्स लॉ पढ़े हुए हैं, जहां पे हम लोग दोनों मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रिलेट करते हैं और दोनों एंगल को भी रिलेट किया जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ। तो n इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर होता है। यहाँ पे जो क्रिटिकल एंगल होता है वो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम के ऊपर डिपेंड करेगा, और इसका रिलेशन होता है n इक्वल टू 1 बाई साइन आई सी। जो क्रिटिकल एंगल का साइन होता है वो हमेशा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रेसिप्रोकल होता है। तो यहाँ पे जैसे जैसे आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बढ़ाओगे वैसे वैसे क्रिटिकल एंगल की वैल्यू कम होती जाएगी। अगर हम इन दोनों रिलेशन को एक साथ लिखें तो दोनों n के इक्वल है, इसलिए इन दोनों को हम एक दूसरे के साथ कंपेयर कर सकते हैं। उस कंडीशन में आपको रिलेशन मिलेगा साइन आई सी इक्वल टू साइन आर बाई साइन आई, और इस रिलेशन को यूज करके आप क्रिटिकल एंगल कैलकुलेट कर सकते हो। बाकी इन दोनों रिलेशन को यूज करके भी क्रिटिकल एंगल का कैलकुलेशन किया जाता है। तो कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे, इसको हम दो एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। जैसे क्रिटिकल एंगल हमने अभी निकाला था वहां पे, और क्रिटिकल एंगल का रिलेशन था n के साथ, और हम लोग जानते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। तो अगर इसमें से किसी भी मीडियम की वेलोसिटी दी रहेगी, दूसरे का बताना होगा, तो उसको आप क्रिटिकल एंगल से बता सकते हो। और अगर दोनों मीडियम में आपको वेलोसिटी पता रहे तो उस कंडीशन में क्रिटिकल एंगल को भी हम कैलकुलेट इस फॉर्मूले को यूज करके कर सकते हैं। जैसे अगर हम एक प्रॉब्लम देखें, यहाँ पे लिखा है व्हाट इज द क्रिटिकल एंगल ऑफ अ मटेरियल ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2।
√2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम दिया हुआ है, मीन्स एन की वैल्यू, इसके लिए हमको एंगल आईसी बताना है। तो चलो फॉर्मूला में ये यूज करेंगे 1/sin c = n। तो हमने ये फॉर्मूला यूज कर लिया, यहाँ पे n की वैल्यू पता है, तो साइन IC = हम लिखना चाहें तो इसको लिखेंगे 1/√2, और साइन 1/√2 वैल्यू होती है 45 डिग्री की, इसलिए यहाँ पे जो एंगल आपको मिलेगा वो 45 मिल जाएगा। ये हो गया आंसर। सेम ऐसे एक दूसरा प्रॉब्लम देख लेते हैं। इसमें है कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ द लाइट इन मीडियम हुज क्रिटिकल एंगल इज 60 डिग्री। अब यहाँ पे किसी भी मीडियम की वेलोसिटी पूछ रहे हैं जिसका क्रिटिकल एंगल 60 डिग्री होगा। तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर अंडरस्टूड होता है, इसकी वैल्यू सबको पहले से पता होता है, इसलिए वो मेंशन करता नहीं है, ये वैल्यू आप जानते रहोगे पहले से। तो हम साइन IC का रिलेशन इस वेलोसिटी के साथ लिखेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम = 1/sin c, जिसमें आपको वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम बताना है, मतलब v की वैल्यू। तो यहाँ से v = हम लिखेंगे c × साइन IC। c की वैल्यू यानी वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर 3 × 10⁸ होता है, इसको मल्टीप्लाई हमने किया √3/2 से, और इसको सॉल्व करने पे आपको आंसर मिल जाएगा दिस वन, और यही आंसर हो जाएगा, मीन्स वेलोसिटी ऑफ लाइट उस मीडियम में हो जाएगा जिसका क्रिटिकल एंगल 60 डिग्री होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब यहां पे क्या होगा, क्रिटिकल एंगल आपको पता चल गया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम के ऊपर डिपेंड करेगा, और आप जानते हैं अलग अलग मीडियम के लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो अलग अलग होता है, इसलिए क्रिटिकल एंगल भी अलग अलग मीडियम में आपको अलग अलग मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे दो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में अगर आपको बताऊं तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 48.75 डिग्री होता है और डायमंड का 24.41 डिग्री होता है, मतलब कि डायमंड का क्रिटिकल एंगल कम है। डायमंड का क्रिटिकल एंगल कम होगा, इसका सिंपल सा मतलब यही है कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है उसमें वेलोसिटी लाइट की कम रहती है। मीन्स if you want to compare the velocity of light in water and diamond, then you can easily say that the velocity of light in diamond is less as compared with the velocity of light in water। अब यहीं पे क्या होगा, हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करेंगे। तो अभी आपने क्या किया, एक एंगल आपके पास आ गया था, एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिस एंगल पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपको मिला था 90 डिग्री, और जो लाइट थी वो इंटरफेस से रिफ्रैक्ट हुई थी। अब यहां पे अगर क्रिटिकल एंगल से आपने एंगल थोड़ा सा भी बढ़ा दिया तो जो लाइट होती है उसका फिर क्या होता है, रिफ्रैक्शन नहीं होता, वो अपने ही मीडियम में रिफ्लेक्ट होने लगता है, और इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए दो इंपॉर्टेंट कंडीशन है जो होना बहुत जरूरी है। अगर वो कंडीशन कोई फॉलो करेगा तो वहां पे हमेशा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आपको ऑब्जर्व होगा, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं होगा। तो उसमें जो कंडीशन दो हैं उसमें फर्स्ट कंडीशन क्या है कि जो लाइट है वो हमेशा डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाना चाहिए। मीन्स अगर लाइट को आप उल्टा कर दोगे, मीन्स लाइट व्हेन पास फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम, तो वहां पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आपको कभी भी देखने को नहीं मिलेगा। एंड द सेकेंड वन इज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। जब तक आप क्रिटिकल एंगल से एंगल ऑफ इंसिडेंस ज्यादा नहीं रखोगे वहां पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगा, मीन्स लाइट रिफ्रैक्ट होगा, मीन्स हमेशा दूसरे वाले मीडियम में चला जाएगा। तो यहाँ पे जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है उसके ऊपर बेस्ड बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, जिसमें से 3-4 एप्लीकेशंस हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। तो जो 4 एप्लीकेशन यहाँ पे हैं उसमें एक है डिजाइनिंग ऑफ द प्रिज्म, मीन्स प्रिज्म को हम कैसे बनाते हैं, उसकी डिजाइनिंग कैसे करते हैं, मीन्स जो उसके सरफेस होंगे उनको कितने एंगल पे हम इंक्लाइंड करते हैं, वो सब डिपेंड करता है कि हमको कितना वहां पे रिफ्रैक्शन कराना है, या फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हमको कैसा रखना है, या फिर क्रिटिकल एंगल कितना रखना है।
सेम ऐसे ऑप्टिक फाइबर होता है, वो भी क्रिटिकल एंगल पे ही बेस्ड है, मींस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे। डायमंड का भी जो डिजाइनिंग होता है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे बेस्ड है। और एक मिराज, एक एक्टिविटी हमारी सराउंडिंग में चलता रहता है जिसको हम मिराज कहते हैं। अभी ये क्या होगा अभी आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो डिजाइनिंग ऑफ प्रिज्म है उसमें हम लोग क्या करते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, क्रिटिकल एंगल कितना रखना चाहिए, उसके हिसाब से उसकी डिजाइनिंग की जाती है। इसलिए यहाँ पे कितने एंगल पे इसके सरफेस इंक्लाइंड होंगे उसको मेजर करके उस तरीके से प्रिज्म बनाया जाता है। और इसी एंगल के बेस पे बहुत टाइप के प्रिज्म होते हैं, जिसमें सबसे कॉमन जो प्रिज्म होता है वो 45, 90 और 45 डिग्री का होता है। दूसरा ऑप्टिक फाइबर है। ऑप्टिक फाइबर आपने घर पे भी देखा होगा। ऑप्टिक फाइबर में बहुत सारी फाइन ट्यूब होती हैं प्लास्टिक की, जिसके नीचे एक लाइट का सोर्स लगाया जाता है, और उस सोर्स से जब लाइट जनरेट होता है तो पूरा जो फाइबर होता है बहुत ज्यादा ब्राइट कलर में चमकने लगता है। वहां पे भी जो ट्यूब होता है उसके अंदर मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है लाइट का, जिसकी वजह से लाइट की इंटेंसिटी बढ़ती है। तीसरा डायमंड है। डायमंड के अंदर जो सरफेस होते हैं उनको कुछ इस तरीके से उसकी डिजाइनिंग की जाती है या उनके सरफेस को कट किया जाता है जिससे उसके अंदर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, इसलिए जो लाइट उसके ऊपर इंसिडेंट होती है वो मल्टीपल रिफ्लेक्शन की वजह से उसमें चमक क्रिएट करता है। और जो मिराज है, मिराज के लिए क्या होगा आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा एक एक्टिविटी। तो मिराज में क्या होता है कि कोई भी अगर ऑब्जेक्ट आपके पास है तो उसका इल्यूजन आपको दिखाई देता है, मतलब वो ऑब्जेक्ट आपको इन्वर्टेड फॉर्म में दिखाई देता है। तो इसको जब आप डिजर्ट में होते हो तो डिजर्ट में, अदरवाइज जब आप बहुत हॉट रीजन के अंदर प्रेजेंट रहोगे तब आपको ये ऑब्जर्व होगा, या फिर जब बहुत गर्मी के टाइम में आप रोड पे मूव करते हो तो वहां पे भी मिराज आप ऑब्जर्व कर सकते हो। ये मिराज कैसे जनरेट होता है पहले इसको हम समझते हैं। आप जानते हो कि जब सरफेस बहुत ज्यादा हॉट होता है तो सरफेस के पास की जो एयर होती है बहुत ज्यादा गर्म रहेगी एज कंपेयर विद द एयर प्रेजेंट एट द सर्टेन हाइट। तो जैसे जैसे आप हाइट बढ़ाते जाओगे जो एयर होगा उसकी डेंसिटी क्या होगी, बढ़ती जाएगी, क्योंकि एयर ठंडा रहेगा। नीचे का जो एयर होगा वो बहुत ज्यादा गर्म होता है, इसलिए वहां पे डेंसिटी कम रहती है। मीन्स यहाँ पे पूरी हाइट तक प्रेजेंट एयर ही है, लेकिन उसके अलग अलग लेयर की डेंसिटी अलग अलग होगी, इसलिए वो सभी लेयर अलग अलग ऑप्टिक मटेरियल की तरह बिहेव करते हैं। और आप जानते हो लाइट को जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास करते हैं तो वहां पे रिफ्रैक्शन होता है। तो सेम ऐसे ही यहां से जब लाइट किसी भी ऑब्जर्वर के आई के पास जाती है तो यहाँ पे मीडियम कंटिन्यूअसली बदलता रहता है, मतलब मीडियम तो एयर ही है लेकिन उसकी डेंसिटी बदलती रहती है जिसकी वजह से रिफ्रैक्शन होता है। इसलिए लाइट इसकी ऑब्जर्वर की आई में बेंड होके पहुंचती है, और बेंड होके पहुंचती है तो हम जानते हैं लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलता है, इसलिए इस ऑब्जर्वर को फील होता है कि जो लाइट है वो यहां से ना आके किसी दूसरे पॉइंट से आ रहा है। और वो पॉइंट कौन सा होता है, इस ऑब्जेक्ट का होता है इमेज, मींस इन्वर्टेड इमेज। तो ऑब्जर्वर को फील होता है कि वो उसके इन्वर्टेड इमेज से लाइट आ रही है, और इन्वर्टेड इमेज होने की वजह से क्या होता है, उस ऑब्जर्वर को फील होता है कि यहाँ पे कोई वाटर बॉडी है, मतलब कोई पॉन्ड है या कोई पूल है जिसके अंदर इस ऑब्जेक्ट का इमेज उसको दिख रहा है, और यही पूरा इल्यूजन उसको कंटिन्यूअसली दिखता रहेगा, जिसको हम लोग मिराज कहते हैं। तो मिराज में क्या होगा, ये केवल एक ऑप्टिकल इल्यूजन है, और ये इल्यूजन जनरेट क्यों होता है, क्योंकि एयर के अंदर जो डेंसिटी है वो अलग अलग लेयर पे अलग अलग होती है, इसलिए लाइट रिफ्रैक्शन के बाद जब आता है किसी भी ऑब्जर्वर के आई में तो वो बेंट होके आता है, इसलिए वहां पे जो ऑब्जेक्ट है उसके पास जो ऑब्जर्वर है उसको पूल ऑफ द वाटर दिखाई देता है, और वो उस ऑब्जेक्ट को उस पूल के अंदर इन्वर्टेड फॉर्म में देखता है, इसलिए दूर के जितने भी ऑब्जेक्ट उसको दिखाई देते हैं वो सभी इन्वर्टेड दिखाई देते हैं। और इसके अलावा जब रोड पे आप लोग चलते होगे गर्मी में तो आप लोग देखते हैं रोड बिल्कुल गीला गीला आपको लगता है,
तो ये जो गीला गीला आपको रोड दिखता है वो यही है, मिराज ही है। और इसी में जो पास के आपके ट्रीज होते हैं उनका इन्वर्टेड इमेज आपको फील होता है कि वहां से लाइट आ रही है, जबकि वहां पे होता कुछ भी नहीं है। यही मिराज है और यही डिजर्ट में दिखता है, जो डिजर्ट के एनिमल्स होते हैं उनको। इसलिए वो डिजर्ट में दौड़ते रहते हैं, उनको सामने लगता है कि वाटर बॉडी है। वहां पहुंचते हैं तो वाटर बॉडी होती नहीं है, वो कहीं और दिखने लगती है। इसलिए पूरी गर्मी वो पूरे रेगिस्तान में डिजर्ट में घूमते रहेंगे और उनको कुछ दिखाई नहीं देता, ना तो उनको कहीं पे वाटर बॉडी मिलता है। तो ये पूरा आपका हो गया टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और उसके ऊपर बेस्ड जो भी आपका न्यूमेरिकल था। ये वीडियो मैंने 10th के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया हुआ है। 12th में आपको थोड़ा सा इससे हेल्प मिलेगा, इसमें और भी बहुत कुछ आपको पढ़ना होगा अगर आप 12 के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देख रहे हैं तो। थैंक यू।